नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रकाश श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में बताऊंगा, एनएसजी के बारे में बताऊंगा कि ये एनएसजी थी क्या, बनी क्यों, आज इसका महत्व क्या है और इंडिया को इससे क्या फ़ायदा है। असल में दोस्तों, आप सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन कोई झुंझुना नहीं है जो मेले में मिलता हो और हर कोई उससे खेल ले। किसी गलत मुल्क के हाथों अगर न्यूक्लियर लग जाए ना तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को थ्रेट होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया जो कि एक कट्टर कम्युनिस्ट कंट्री है, कट्टर मार्केट वाली कंट्री है, उसके हाथों में न्यूक्लियर है, अमेरिका तक डरता है उससे। अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने अपना एक मिसाइल टेस्ट किया, जापान के 450 किलोमीटर पहले आकर गिरा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है मरने और मारने से, लेकिन बाकी सारे मुल्कों को तो फर्क पड़ता है। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक तरह का ट्रांसनेशनल बॉडी है जिसको इस मंशा से बनाया गया था ताकि जो प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर वेपन का और जो न्यूक्लियर वेपन का एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसकी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जा सके। कोशिश ये किया जाए कि उस मुल्क के पास न्यूक्लियर कभी ना लगे, उस मुल्क के हाथों न्यूक्लियर कभी ना लगे जो उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक तरह की ट्रांसनेशनल बॉडी है जिसमें कि न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर सप्लाई करती हैं, लेकिन अपने दिमाग में ये ध्यान रखती हैं कि जिसको ये न्यूक्लियर सप्लाई कर रही हैं वो इस न्यूक्लियर का गलत इस्तेमाल ना करे, क्योंकि अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो फिर दिक्कत आएगी। एंड एनएसजी बनाने के पीछे का कारण क्या था? एनएसजी बनाने के पीछे का कारण था हिंदुस्तान का 1974 18 मई ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की, ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए एनएसजी का जन्म हुआ, क्योंकि एनएसजी एक बात समझ चुकी थी कि 1968 में आए एनपीटी से इतना लगाम नहीं लगाया जा सकता, इतना लगाम नहीं लगाया जा सकता। एक एनपीटी साइन हुई थी 1968 में, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हिंदुस्तान ने 18 मई 1974 को बाकी सारे मुल्कों को अंगूठा दिखाते हुए, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, 18 मई 1974 को सक्सेसफुली न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, तब इनके दिमाग में आया कि नहीं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, और एनएसजी बनी। और इनकी पहली मीटिंग हुई नवंबर 1975 में। उसके बाद इन्होंने लगातार मीटिंग्स की कि जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट है उससे रिलेटेड गाइडलाइंस को और मजबूत करना है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर आया कहाँ से, सवाल ये उठता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास थोरियम है, हम थोरियम बेचते हैं, यूरेनियम खरीदते हैं। तो सवाल ये उठा कि यूरेनियम आया कहाँ से। इसी एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई एनएसजी के द्वारा। वो गाइडलाइन क्या थी मैं आपको बताता हूं। और एक बात याद रखिएगा, 1974 में 7 मुल्कों ने मिलकर इसको जन्म दिया था, जब इनको यह रियलाइज हो गया कि भैया एनपीटी अकेले रोक नहीं सकती न्यूक्लियर वेपन के प्रोलिफरेशन को। तो कुछ मेन फंक्शन एनएसजी के ये हैं कि इनको जो एक्सपोर्ट है न्यूक्लियर मटेरियल का, इक्विपमेंट का और टेक्नोलॉजी का, उसे कंट्रोल करना है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिलेटेड डुअल यूज़ मटेरियल होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, उसके ट्रांसफ़र को कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी होती है। एंड ईच मेंबर कंट्री मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द सप्लाई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी न्यूक्लियर बेस्ड प्रोडक्ट। जो भी एनएसजी का मेंबर होगा, अगर वो किसी को न्यूक्लियर बेचता है या खरीदता है या कह सकते हैं सप्लाई करता है न्यूक्लियर की, तो वो एनएसजी को बताएगी कि हाँ हमने इतना बेचा, इतना खरीदा, इतना सप्लाई किया। एंड एनपीटी विल नॉट बी द ओनली बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्निंग द एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रोडक्ट, इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द एनपीटी एंड द एनएसजी। और एक बात याद रखिएगा, सिर्फ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंडर में जितनी कंट्री हैं वो ही सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करें। ये एनपीटी और एनएसजी के बीच में क्या है, डिवाइडेड है। इंडिया ने एनपीटी पे साइन नहीं किया है, उसके पीछे भी कारण था, इंडिया का वैलिड रीजन था, इसीलिए इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है। इंडिया को बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं एनएसजी का मेंबर ना होने से, जिसके बारे में आगे बताता हूं। तो फिलहाल टोटल 48 कंट्री हैं एनएसजी की मेंबर, जिसमें इंडिया नहीं है, ठीक है। द एनएसजी गाइडलाइंस रिक्वायर दैट द इंपोर्टिंग स्टेट provide assurance to NSG members that the proposed deal will not contribute to the creation of nuclear weapon। अगर कोई मुल्क
एनएसजी से न्यूक्लियर खरीदता है तो उस मुल्क को यह अश्योर करना पड़ेगा कि वो उस न्यूक्लियस मतलब वो जो न्यूक्लियर पावर वो खरीद रखा गया, जो यूरेनियम वो खरीद रखा गया, उससे वो किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। जो भी एनएसजी मेंबर से न्यूक्लियर खरीदेगा वो अश्योर करेगा कि वो इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए नहीं करेगा, पीसफुल पर्पस के लिए करेगा। मतलब बिजली बनाने के लिए कर सकता है। अभी ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा है ना, इसी कारण से लगा है। कई सारे मुल्कों ने एनएसजी से न्यूक्लियर खरीदा और उनका न्यूक्लियर वेपन भी बनाया। और कुछ एलिजिबिलिटी होती है जो कंट्री को फुलफिल करनी पड़ती है अगर उसे एनएसजी का मेंबर बनना है। A set of guidelines have been specified by the NSG which need to be fulfilled by the every NSG country in order to be a part of the nuclear supplier group. These guidelines have been divided into the part 1 and part 2 guidelines. The first part of the guidelines comprises governing the export of items that are specially designed or prepared for the nuclear. तो एनएसजी का मेंबर बनने के लिए 2 गाइडलाइन है जिसको फुलफिल करना पड़ता है। पहली गाइडलाइन क्या है? It comprises governing the export of items that are specially designed or prepared for nuclear use. कि NSG जो भी आपका न्यूक्लियर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करेगी या सप्लाई करेगी उससे रिलेटेड एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और इन आइटम्स को ट्रिगर लिस्ट आइटम्स कहा गया है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये गलत हाथों में पड़ा तब ये ट्रिगर करेगा किसको? सेफगार्ड को ट्रिगर करेगा। इसीलिए एंड द सेकंड पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है एनएसजी गाइडलाइन का? इज डेडिकेटेड टू द एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर रिलेटेड डुअल यूज आइटम एंड टेक्नोलॉजीज, दैट इज items that can make a major contribution to an uncovered nuclear fuel cycle or nuclear explosive activities. These items would however continue to be available for peaceful nuclear activities that are subjected to International Atomic Energy Agency safeguard as well as for other industrial activities where they would not contribute to nuclear proliferation. और दूसरा गाइडलाइन इस चीज़ से रिलेटेड है कि जो ये न्यूक्लियर सप्लाई हो रही है एनएसजी के द्वारा वो आपका मेनली पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, जिसको कंट्रोल करेगा IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम यही होता है, उसको पता लगाना होता है कि जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर है कहीं वो उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, कहीं वो उसका इस्तेमाल अपने डिफेंस के लिए तो नहीं कर रही है या न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए तो नहीं कर रही है। तो दूसरी गाइडलाइन एनएसजी के लिए ये है। और हम एनएसजी के मेंबर नहीं हैं, हिंदुस्तान, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान ने 1968 में एनपीटी पर साइन करने से मना कर दिया था। 2016 में हिंदुस्तान ने अप्लाई किया था एनएसजी के मेंबरशिप्स के लिए, लेकिन 48 मेंबर की जो ग्रुप थी उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हिंदुस्तान को एनएसजी की मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए। 2008 से हम कोशिश कर रहे हैं कि भैया एनएसजी का मेंबर हमें बना दो, ठीक है, और हम लोग खासकर यूएसए पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि बनाई, लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है ना जो हिंदुस्तान को एनएसजी का मेंबर बनने नहीं देगी। लेकिन एक सवाल है कि एनएसजी इंडिया के लिए बेनिफिशियल कैसे है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हिंदुस्तान एनएसजी का मेंबर बन जाता है तो हिंदुस्तान आसानी से दूसरे देशों की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को खरीद सकता है अपने देश में डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। हम लोग फॉरेन से न्यूक्लियर मटेरियल खरीद सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीजिंग द बिजनेस ऑफ दीज न्यूक्लियर मटेरियल्स विल एनेबल इंडिया टू मेक बेटर वर्जन ऑफ द न्यूक्लियर ब्रीडर्स एंड एक्सपोर्ट देम टू स्मॉलर कंट्रीज, देयर बाय इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अगर हम एनएसजी के मेंबर बन जाते हैं तो हम बेटर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खरीद कर उसका इस्तेमाल कर यूजफुल प्रोडक्ट बनाकर छोटी कंट्रीज को बेचकर अपनी देश की इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं बूस्ट होगा, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियर का काम ये नहीं है बम लगा उड़ा दो, बहुत सारी चीज़ें न्यूक्लियर वेपन से प्रोडक्टिव बन सकती हैं। इसके अलावा इट विल ऑल्सो गेन इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट टॉक्स अबाउट द प्लूटोनियम ट्रेड फॉर इट थोरियम प्रोग्राम एंड गेन मैसिव डोमेस्टिक प्रॉफिट। मैंने जैसा बताया हिंदुस्तान के पास थोरियम बहुत ज़्यादा है, तो अगर एक बार एनएसजी का ये मेंबर बन जाएगा तो एनएसजी की कंट्रीज को थोरियम बेचकर हिंदुस्तान यूरेनियम खरीद सकता है, प्लूटोनियम खरीद सकता है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम थोरियम से प्लूटोनियम और यूरेनियम बना लें। तो हम थोरियम बेचते हैं, यूरेनियम खरीदते हैं, तो हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही फायदा हो जाएगा।
एंड इसके अलावा इंडिया एम्स टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय 40% एंड यूज मोर नेचुरल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. दिस इज पॉसिबल इफ इंडिया गेट एक्सेस टू न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स एंड इंक्रीजेस न्यूक्लियर पावर जनरेशन. देखिए सिंपल सा लॉजिक है, 70% से ज़्यादा हिंदुस्तान की जो बिजली है वो कोयले से बनती है और हिंदुस्तान का टारगेट है कि 40% आपका जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है उसे कम करना है. तो फॉसिल फ्यूल पर अगर आपको डिपेंडेंसी कम करनी है, कोयले पेट्रोल डीजल पर अगर आपको कम करना है, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए. तो अगर हिंदुस्तान एनर्जी का मेंबर बन जाएगा तो हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन इजीली अवेलेबल हो पाएंगे. सॉरी, न्यूक्लियर वेपन कह रहा हूँ, न्यूक्लियर इजीली अवेलेबल हो पाएगा और हिंदुस्तान उससे पावर जनरेशन कर सकता है. फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सकती है. लेकिन हिंदुस्तान के मेंबर ना बनने के पीछे का कारण क्या है? देखिए बहुत सारे रीज़न है. सबसे पहला रीज़न है चाइना. चाइना को उंगली करने की आदत है, हर जगह उंगली करता है. यूएनएससी के मेंबरशिप में उंगली करता है, एनर्जी में उंगली करता है. चाइना कभी नहीं चाहेगा कि एशिया में इंडिया एक सुपर पावर बने. साउथ एशिया में भले इंडिया एक सुपर पावर है, मगर पूरे के पूरे एशिया रीजन में चाइना कभी नहीं चाहेगा. बिकॉज चाइना के लिए अगर एशिया रीजन में कोई थ्रेट गए तो वो है हिंदुस्तान. इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की और जब तक आप एनपीटी साइन नहीं करेंगे तब तक आप एनर्जी के मेंबर नहीं बन सकते. इसके अलावा एक रीज़न और है कि चाइना पाकिस्तान को एनर्जी का मेंबरशिप दिलाना चाहता है. ठीक है, जो कि एनपीटी में जो कि एक ऐसी कंट्री है जिसने एनपीटी में भी साइन नहीं किया है. क्योंकि अगर हिंदुस्तान ने एनपीटी पे साइन नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी नहीं किया. बिकॉज बाप जो करेगा वही बेटा करेगा ना. लेकिन चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान को एनपीटी की मेंबरशिप मिल जाए और अगर पाकिस्तान को मेंबरशिप मिल गई तो हिंदुस्तान को मेंबरशिप मिलने से कोई नहीं रोक सकता. इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों को एनएसजी का मेंबरशिप नहीं दी गई है. और जब तक सारे मेंबर अग्री ना कर जाते हैं तब तक मुश्किल है हिंदुस्तान का एनएसजी का मेंबर बनना. मेनली आपका चाइना उंगली करने की आदी है. मोमोज खिलाओ, चटनी खिलाओ, सालों को बंद करो. लेकिन यही दिक्कत है कि चाइना एक बहुत बड़ा एक रोड़ा बनकर हिंदुस्तान के लिए खड़ा है. तो दोस्तों एनएसजी से ये फ़ायदा है हिंदुस्तान को कि अगर एनएसजी का मेंबर हिंदुस्तान बन गया तो हिंदुस्तान की न्यूक्लियर सप्लाई बेहतर हो जाएगी. हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे और बढ़कर काम कर पाएंगे. आई होप इन फ्यूचर में चाइना हिंदुस्तान का जो रास्ता काटता है वो रास्ता काटना बंद करेगा और हिंदुस्तान को एनएसजी की मेंबरशिप दिलवाएगा, जिसकी मुझे 90% चांसेस तो नहीं लगती है. क्योंकि जियो पॉलिटिक्स वही होती है कि अगर खुद को बढ़ाना है तो किसी और को बढ़ने मत दो. तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया एनर्जी आप लोग को समझ में आया होगा. वीडियो को दबाकर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा.